न्यूज़ 18 इंडिया में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब शुरुआत काबुल में मचे मौत के तांडव से करते हैं, जहां पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल एयरपोर्ट के पास 3 धमाके हुए, जिसमें अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कल काबुल एयरपोर्ट पर मौत का तांडव देखने को मिला, लेकिन आज जो तस्वीरें आई वो बेहद हैरान कर देने वाली हैं। काबुल एयरपोर्ट पर कल हुए आत्मघाती धमाकों के बाद भी लोग एयरपोर्ट के बाहर जुटे हुए हैं। तालिबान का खौफ इतना है कि लोग किसी भी कीमत पर काबुल से बाहर किसी दूसरे देश में पनाह लेना चाहते हैं और ये लोग एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। काबुल में कल धमाके के बाद मौत का तांडव देखने को मिला। धमाके के बाद एयरपोर्ट के बाहर के हालात की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जूते और चप्पल बिखरे हुए दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैग और दूसरा सामान भी यहाँ बिखरा हुआ दिखाई दिया। कल धमाके के बाद के हालात की कुछ तस्वीरें अभी सामने आई हैं। और संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, देख ही हमने अभी तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट में क्या हालात बन गए हैं, लेकिन अब किस तरह वहां पर शांति बहाली होगी, क्योंकि तालिबान के रहते तो ये नामुमकिन हो चुका है अब बिल्कुल। शिवानी, देखिए, शांति बहाली का तो कभी फिलहाल कोई मतलब बन नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। कल जिस तरीके से अटैक हुआ उसके बाद लोगों में खौफ है और हर कोई जो है चाहता है कि उस जगह से निकल जाए, अफगानिस्तान जल्द से जल्द छोड़ दे। लेकिन बावजूद उसके कि कल ब्लास्ट हुआ और आज भी उसी जगह इतनी ही ज़्यादा लोग खड़े हैं उस जगह से निकलने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट प्रेमाइसिस की बात करें वो तो अमेरिका के पास है, तो उसके अंदर इस तरह की घटना नहीं हो सकती। लेकिन बाहर तो तालिबान है, हाथों में बंदूक के लिए घूम रहे हैं, उन्हीं का अब इस वक्त जो है राज चल रहा है और किसी भी तरीके की कोई पुलिसिंग वहाँ पे नहीं है, किसी तरीके की फ़ौज वहाँ पे अफगानिस्तान की नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि शांति बहाली ये अभी तब तक ही है जब तक कि आतंकी चाहते हैं, तब तक ही है जब तक तालिबान चाहता है, तब तक ही है जब तक IS चाहता है। अदरवाइज़ जिस तरीके की कंडीशन दिख रही है उससे ये नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो है इस तरीके से लोगों के मन में डर खत्म होगा। तस्वीरें सबने देखी हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, डर सबके मन में लग रहा है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। तालिबान ने यह भी साफ किया है कि वो किसी भी अफगानी नागरिक को उन इलाकों तक जाने नहीं देगा, खासतौर पे कि एयरपोर्ट तो बिल्कुल नहीं जाने देगा, कोई भी जो है अफगानी बाहर नहीं जाना चाहिए। बावजूद इसके दावे तो बहुत सारे हैं तालिबान की ओर से, लेकिन उसने तो ये भी दावा किया है कि हम वहाँ के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अपने दावे पर कितना खरा उतरता है देखने वाली बात होगी। वहीं न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाकों की जिम्मेदारी ISIS ने ली है और दावा किया है कि अब्दुल रहमान अल लोगरी नाम के आतंकी ने इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। हर बार की तरह इस बार भी आतंकी संगठनों के लिंक पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस धमाके के पीछे क्या ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत का प्रमुख असलम फारूकी और ISIS है? क्या असलम फारूकी ने ही काबुल धमाके की साजिश रची थी और उसकी इस साजिश में पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक असलम फारूकी पाकिस्तान का नागरिक है और पहले उसके लश्कर तैयबा के साथ रिश्ते थे। यानी कि जो कल धमाका हुआ उसकी जिम्मेदारी फिलहाल तो ISIS ने ली है, लेकिन इस बीच बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस धमाके के पीछे ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का प्रमुख असलम फारूकी है और ISIS है? क्या असलम फारूकी ने ही काबुल धमाके की साजिश रची थी और उसकी इस साजिश में पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? बहुत सारे सवाल हैं। और कल ही आपको बता दें कि काबुल में 3 धमाके हुए एक के बाद एक, उसके बाद वहां पर पूरा धुएं का गुबार छा गया। लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। भगदड़ का माहौल देखने को मिला और लोग असमंजस की स्थिति में थे कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। हर बढ़ते घंटे के साथ काबुल धमाके में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि धमाके में जिस असलम फारूकी का नाम आ रहा है वो कौन है। असलम फारूकी ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का प्रमुख है। 2020 में काबुल गुरुद्वारे पर हमले का आरोपी है। असलम फारूकी 2020 में उसे गिरफ्तार भी किया गया था। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद फारूकी को दूसरे आतंकवादियों की तरह अफगानिस्तान की जेल से रिहा किया गया था। लश्कर के साथ इसके करीबी रिश्ते हैं। कहा जाता है कि पहले वो हक्कानी नेटवर्क भी चलाता था। असलम फारूकी 2019 में ISKP का प्रमुख बना था।
यानी कि देखिए किस तरह धीरे धीरे आप कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। और असलम फारूकी के बारे में हमने आपको जानकारी दी, किस तरह हक्कानी नेटवर्क से भी वो जुड़ा हुआ था। वहीं अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस बात के सारे सबूत हैं कि ISK की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, खासकर उससे जो काबुल में काम कर रहा है। तालिबान का ISIS के संबंध से इंकार करना वैसा ही है जैसा पाकिस्तान का क्वेटा शूरा से। तालिबान ने अपने आका से बहुत अच्छा सीखा है। और संदीप बोल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए अब वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 31 तारीख की डेडलाइन भी है, लेकिन उसके बाद जो स्थिति पैदा होगी वो और ज्यादा भयानक हो सकती है। ऐसे में ये जितने भी देश हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं, वहां से इवैक्यूएशन कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर किस तरह वहां से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि और ऐसे ही धमाके करे। शिवानी, अभी सिर्फ 4 दिन बचे हैं और 4 दिन पहले जिस तरीके की भयानक तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, आप सोच सकते हैं कि 31 तारीख के बाद वहाँ क्या होगा। अभी अमेरिकन फोर्सेस है तो अभी काबुल का एयरपोर्ट चल भी रहा है, लेकिन अगर 31 तारीख के बाद अमेरिकन फोर्सेस पूरी तरीके से चली जाती है, नेटो फोर्सेस चले जाते हैं, तो उसके बाद इस पूरे एयरपोर्ट पर कब्जा हो जाएगा तालिबान का। और तालिबान का कब्जा होने के बाद जो इवैक्यूएशन प्लान जो अभी दूसरे देश जो है इवैक्यूएट कर रहे हैं, हालांकि अभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो है ऑपरेट नहीं किया जा रहा है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन जब तालिबान के कब्जे में पूरा एयरपोर्ट आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ से निकाल पाना लोगों को बहुत मुश्किल है, उन देशों के लिए जिनके नागरिक अभी भी वहाँ मौजूद है। लैंड लॉक कंट्री है, सड़क के रास्ते आप जाना बहुत मुश्किल है, और ऐसे में एक ही जगह बस्ती है, वो है काबुल। और यहाँ पे अगर तालिबान यानी कि चुनौतियां बहुत सारी हैं। और 31 अगस्त की अगर बात की जाए तो उसके बाद जो होगा उससे बदतर कुछ नहीं हो सकता, उनके हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं 31 अगस्त के बाद। और इसी बीच अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने अफगानिस्तान मामले में बाइडेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता जिम बैंक्स ने दावा किया है कि बाइडेन सरकार की गलती की वजह से तालिबान को करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा कीमत के अमेरिकी सेना के हथियार मिल गए हैं। जिम बैंक्स ने कहा है कि दुनिया के 85% देशों के पास उतने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं है जितने तालिबान के पास हो गए हैं। यानी कि सोचिए, that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. अमेरिका ने जो हथियार और गोला बारूद अफगानिस्तान में छोड़े हैं वो तालिबान को मिल गए हैं, और इन्हीं साजो सामान और हथियारों के बल पर तालिबान आज अमेरिका को आंख दिखा रहा है। अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तालिबान को मिल तो गए हैं, लेकिन तालिबानी इस लायक नहीं है कि वो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा पाए। यानी कि अब देखिए वहां पर दहशत का माहौल फैल गया है, और यूएस के जो हथियार हैं वो अब तालिबान के हाथ लग गए हैं। और इसी बीच काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों के बाद चीन ने एक बार फिर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अफगानिस्तान में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से एहतियातन सुरक्षा बढ़ाने और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर के अंदर रहने को कहा है। काबुल एयरपोर्ट सहित कई हाई रिस्क वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वैसे अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी है। यानी कि धमाके के बाद अब जो देश हैं वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। चीनी दूतावास की ओर से भी जो नागरिक वहां पर मौजूद हैं उनसे कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी, क्योंकि पहले ही इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर मिल गई थी अमेरिका को कि वहां पर किसी तरह का हमला हो सकता है। और ऐसे में जो वहां नागरिक उनके फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, अलर्ट जारी कर दिया गया था कि आपको एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचना है। और कल हमने देखा किस तरह 3 धमाके हुए एक के बाद एक, और अफरा तफरी का माहौल पूरे काबुल में फैल गया। काबुल एयरपोर्ट की एक तस्वीर भी हमने इससे पहले आपको दिखाई, जहां पर अब केवल चप्पलें और जूते पड़े हुए हैं लोगों के, क्योंकि भगदड़ जब मची होगी उसके बाद का वो मंजर था। और वहां पर अब लोगों में दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अभी भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं जिन देशों के, उनके द्वारा कि वो काबुल एयरपोर्ट पर ना पहुंचे, क्योंकि कल ही वहां पर ISIS ने 3 धमाके किए हैं जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि US आर्मी के 13 जवान भी, उनकी भी मौत हुई है।
यानी कि लगातार हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर खास तौर पर जो आज की तस्वीर है वो भी आप देख सकते हैं, किस तरह भीड़ वहां पर अब भी जुटी हुई है। सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई विमान आए और उनको इस अफगानिस्तान से ले जाए। दहशत में है हर कोई। धमाके की अलर्ट के बावजूद ये भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। तो सोचिए वहां क्या हालात होगा। लोग काबुल एयरपोर्ट से धमाके के बाद भी नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो वहां पर खुद को बहुत सुरक्षित समझते हैं। इस वक्त वहां पर अमेरिकी सेना मौजूद है, जिनकी देखरेख में ये लोग वहां पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जो विमान आए इनको वहां से उठाकर ले जाए। और भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ वहां पर इस वक्त है। धमाके के बाद भी चीनी दूतावास ने लगातार वहां पर अपने नागरिकों को चेतावनी दी और कहा कि वो काबुल एयरपोर्ट से दूर ही रहें, क्योंकि अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि वहां पर और धमाके किए जा सकते हैं। जो आतंकी संगठन ISIS ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली थी। कल ही काबुल एयरपोर्ट पर 3 धमाके हुए एक के बाद एक, जिसमें कई लोग मारे गए, कई अभी भी जख्मी हैं, जिनकी इलाज में अस्पताल में उनका इलाज जारी है। और ऐसे में स्थितियां अब वहां पर और ज्यादा चिंताजनक हो गई हैं। 31 अगस्त तक डेडलाइन भी जारी की हुई है अफगानिस्तान की तालिबान की ओर से कि वो अपने नागरिकों को, खासतौर पर अमेरिका अपने नागरिकों को 31 अगस्त तक यहाँ से निकाल ले और उसके बाद वहाँ पर किसी भी विमान को आने जाने की अनुमति नियमित तौर पर नहीं दी जाएगी। और ऐसे में बड़ी चुनौती है ये अमेरिका के लिए भी कि किस तरह वो वहाँ अपने नागरिकों को निकालेगा, बचाएगा। हालांकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने फिलहाल इस को रद्द कर दिया है। जो नागरिक उनके वहां पर फंसे हुए हैं वो अब कोई भी विमान अपनी तरफ से नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जान वो जोखिम में डालेंगे। लेकिन अमेरिका अभी भी लगातार काबुल एयरपोर्ट पर डटा हुआ है। और अब बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान की। पंजाब और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और राज्य के प्रभारी PL पुनिया के साथ राहुल गांधी की बैठक हुई थी। उसके बाद ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी और CM भूपेश बघेल की आज बैठक होगी। हालांकि इस बैठक के लिए TS सिंहदेव को नहीं बुलाया गया है और न ही किसी विधायक को दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर है कि राज्य के करीब 30 कांग्रेस विधायक, कई मंत्री दिल्ली में हैं। और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और TS सिंहदेव भी वहां पर मौजूद थे, कई और मंत्री भी मौजूद थे। लेकिन आज 2 दिन बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात हो रही है राहुल गांधी से। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को न्योता नहीं दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर पहले से ही दिल्ली में 30 विधायक मौजूद हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। वहीं राहुल गांधी से मुलाकात से पहले भूपेश बघेल ने क्या कहा है कि सरकार सुरक्षित है। 2.5 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था। और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है। आप नहीं बनना चाहोगे, हर आदमी के मन में वो बात आती है। पर बात सवाल आदमी की सोच का नहीं होता है, सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है। हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं, हमारा हाईकमांड तय करता है कि। और दिल्ली में जुटे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मैम, आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपको भी यही लग रहा है कि कैप्टन बदलने की जरूरत नहीं है, टीम अच्छा खेल रही है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के जनता खुश है। हमको हमारी जनता को देखना चाहिए, जनता के हिसाब से हमारी सरकार चल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि केंद्र की तरफ से उनको 2 बार बुलाना भूपेश बघेल को, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बदलाव हो जाए।
नहीं, उस जरूरी थोड़ी नहीं उसके लिए बुला रहे होंगे। हो सकता है हमारी छत्तीसगढ़ की विकास कैसे चल रही, वहाँ की गतिविधियाँ कैसे, इसके लिए भी बुलाया जा सकता है। इतने सारे एमएलएज क्यों दिल्ली आए? आपको लगता है शक्ति प्रदर्शन करना ठीक है पार्टी के अंदर गुटबाजी? आधा तो हमारे पूरे आदिवासी नेता लोग हैं और बाकी विधायक लोग ठीक अपनी बात सब हमारे शीर्ष नेताओं से मिलकर रखेंगे। बात क्या है? बात हमारे छत्तीसगढ़ की विकास की बात करेंगे। आप जैसे हमारे भगत जी बोले हैं तो इसके लिए भाई हमारे छत्तीसगढ़ को अनदेखा किया जा रहा है, तो उस तरह की ना हो। आखिरी सवाल मेरा, बदलाव की आपको लग रहा है कोई जरूरत है या नहीं है? क्या कहेंगे केंद्रीय नेतृत्व? बिल्कुल, सारी योजनाएं हमारे सरकार के नेतृत्व में चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो शीर्ष नेता लोग ऐसा बदलने की सोच रहे हैं। और अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए आप बैठक को लेकर और क्या जानकारी आपके पास है? भूपेश बघेल तो वहाँ पहले ही है, जो 30 मंत्री, जो 30 विधायक वहाँ पर मौजूद हैं, क्या वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, उसमें शामिल होंगे? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है, विधायकों के साथ राहुल गांधी की कोई बैठक फिक्स नहीं है। बैठक अगर है सिर्फ तो भूपेश बघेल जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ राहुल गांधी की है। राज्य के प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद रह सकते हैं, उसमें संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी मौजूद रह सकते हैं। लेकिन जहां तक विधायकों का सवाल है, विधायक दिल्ली में आए हैं, लगभग 30 से 40 के बीच विधायकों की संख्या है और इन्होंने जो राज्य के प्रभारी हैं पीएल पुनिया, उनसे मुलाकात की है और पीएल पुनिया ने उनका मन टटोला है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्योंकि बड़ी बात यह होगी कि अगर कोई नेतृत्व परिवर्तन होता है तो किसके पक्ष में विधायक हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि सरकार को गंवा देना कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी रणनीति नहीं होगी। तो अगर बदलाव करना है तो क्या टीएस सिंहदेव के पास इतने विधायक हैं कि अगर वो नाराज हो जाएं भूपेश बघेल तो भी वो अपनी सरकार चला लें? ये सारी बातें पीएल पुनिया पता कर रहे हैं। विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है, उनसे मुलाकात के बाद सारे विधायक निकल गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद 4 बजे के आसपास राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त है भूपेश बघेल का, और जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से राहुल गांधी अगर 1 हफ्ते में या यूं कहें कि 3-4 दिन के बीच दूसरी बार मुलाकात कर रहे हैं तो स्थिति गंभीर है और संकट के बादल तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की सरकार पर मंडरा ही रहे हैं। संकेत इस बात के दिए गए हैं कि कहा यह गया था कि पॉसिबल चेंज ऑफ गार्ड या फिर नेतृत्व में परिवर्तन के बारे में भूपेश बघेल को सोचना चाहिए। यानी केंद्रीय नेतृत्व भी ये कह रहा है कि अगर बदलाव हो सकता है, अच्छी तरह से स्मूथली हो सकता है, तो इसको किया जाना चाहिए। अब आखिरी फैसला क्या होगा राहुल गांधी से मुलाकात के बाद? बिल्कुल, और इसी आखिरी फैसले का सभी को इंतजार है। वहीं छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने भी बदलाव की बात से इनकार किया है। छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? छत्तीसगढ़ में सरकार बढ़िया चल रहा है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। वहाँ किसानों के लिए कर्जा माफ हुआ, वहाँ पर 2500 रुपया में धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना अच्छा संचालित हो रहा है, पूरा देश में उसका नाम हो रहा है। सर, इस तरह के जो कयास लग रहे हैं कि पॉसिबल चेंज हो सकता है लीडरशिप में, मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, आपको लगता है बदलना चाहिए? ये अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जिस क्रिकेट टीम में लगातार अगर अच्छा स्कोर हो रहा हो, गेम जीत रहे हो और रिजल्ट अच्छे आ रहे हो, तो उसमें इस प्रकार की संभावना नहीं दिखती है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा या किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। टकराव की स्थिति कहीं नहीं है। भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इस पद पे तब तक हूं जब तक हाईकमांड के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा कहा जाता है, और जिस दिन कहेंगे मैं हट जाऊंगा। और टीएस सिंहदेव के द्वारा भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये तो मेरे अधिकार की बात नहीं है, ये हाईकमांड में बैठे लोग, उनके अधिकार की बात है, वो जो निर्णय करेंगे वो सबको मंजूर होगा। इस मामले में बीजेपी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं और पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल विधायकों के साथ दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। जिस प्रकार के नारेबाजी रायपुर के एयरपोर्ट में हो रहा था, और ये स्पष्ट संकेत करता है कि कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से वो 2.5 साल की बातें जो चल रही थी उसको धरातल में लाने की प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व ने प्रारंभ किया है, और उसकी प्रतिक्रिया साफ दिख रही है कि अब तो विधायकों को लामबंद किया जा रहा है, उनको बैठक लेके मुख्यमंत्री निवास में दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। इसका मतलब है केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये शक्ति के रूप में खड़े होंगे। वहीं बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि जिस तरह से हलचल चल रही है उससे कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं।
जिस प्रकार से एक वातावरण बना हुआ है कि यहाँ माननीय टी.एस. सिंहदेव जी का ताजपोशी होना है, तो हम सबको तो सरगुजा वासियों को प्रसन्नता ही है, पहले हो तो जाए। छत्तीसगढ़ के विधायकों ने आज पीएल पुनिया से भी मुलाकात की। पीएल पुनिया से मुलाकात करने के बाद विधायकों को लेकर ये बस अब यहाँ से रवाना हो चुकी है। ये बस यहाँ से आगे बढ़ रही है। यहाँ से विधायकों को लेकर 2 अलग अलग बसों में विधायक हैं जो इन बसों के जरिए वापस अपनी मंजिल पर जा रहे हैं। राहुल गांधी को अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए यहाँ पीएल पुनिया से मुलाकात की थी। ये आप सब देख सकते हैं कि विधायक गाड़ी में बस में बैठ चुके हैं। 2 बसें हैं, इन सब बसों में विधायक हैं छत्तीसगढ़ के, यहाँ आए थे और ये सब लोग जो हैं मुख्यमंत्री के समर्थन में यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं और अपनी भावनाओं को अवगत कराने के लिए कि जितने विधायक हैं सब मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हैं और मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यही बात इन्होंने यहाँ पीएल पुनिया से कही है और साथ साथ अगर इनको मौका मिलता है तो ये लोग राहुल गांधी से जब मुलाकात होगी तब उनके साथ भी जाएंगे। हालांकि अभी जो मंत्री हैं अमरजीत भगत, उन्होंने साफ कर दिया है कि आज शाम को मुलाकात वेणुगोपाल से होगी। तो ये विधायक जो हैं फिर वेणुगोपाल के घर 4 बजे पहुंचेंगे। ये दूसरी बस है जिसमें आप देख सकते हैं कि विधायक मौजूद हैं, जो बस यहाँ से लेकर अब चल रही है। ये विकास उपाध्याय जो गाड़ी में है वो जा रहे हैं और ये दूसरी बस भी पीएल पुनिया के आवास से रवाना हो चुकी है। इसमें तमाम विधायक अंदर मौजूद हैं जो अभी पीएल पुनिया से मुलाकात करके आए हैं। सब अपनी बात रख रहे हैं कि क्या हुआ, यानी आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर एक और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी राहुल गांधी से समय नहीं मिला है मुलाकात का, ये दावा कर रहे हैं मंत्री अमरजीत भगत। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। यहाँ पर मैं कहना, मैम क्या कहेंगी, आपके अपने मन की बात कही आपने? हमारे संगठन के मुखिया यहाँ हैं तो उनसे सब मिल के आज मिलने आए। बस छत्तीसगढ़ की, हमारी छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसके बारे में अवगत कराने आए। ठीक है, तो यहाँ पर कहना है, हम और भी विधायकों से बात करें। मैम यहाँ पर आप लोगों की मुलाकात रही, कैसी बात रही? मैम क्या कुछ कहेंगे आप मुलाकात को लेकर के? मुलाकात बहुत अच्छी रही और सकारात्मक रही और बहुत दिन से भेंट नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग भेंट करने आए। इसके अलावा आपने जैसे पुनिया जी से सौजन्य मुलाकात की और कुछ लोगों से सौजन्य मुलाकात करेंगी? अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो और भी हम लोगों से बात करेंगे। सर मैम आप बताइएगा कैसी मुलाकात रही? मैम अच्छी मुलाकात हुई, बात होगी, अपनी बात रख ली आपने? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस परिवार के लिए बात हुई और कोई विशेष बात नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम और लोगों से बात करेंगे। सर आप लोगों की जो मुलाकात रही उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर जो लोगों का है उनका कहना है कि सौजन्य मुलाकात रही। और पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के पंकज कपाही की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने इस्तीफा दे दिया है। एक प्रेस नोट जारी कर मालविंदर माली ने सिद्धू के सलाहकार पद से हटने का ऐलान किया। कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई थी। उनके अलावा कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी बयान पर सवाल उठाए थे। यानी कि लगातार अब पंजाब कांग्रेस में और ज्यादा घमासान तेज होता जा रहा है, जहां पर सिद्धू के जो सलाहकार हैं उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली के इस्तीफे पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी, क्या कुछ चल रहा है पंजाब में, जरा एक बार बताइए कि क्या हो रहा है वहाँ पर? पंजाब में सब ठीक है और आप लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और जिसके लिए हमको चिंता करने की ज़रूरत हो। हाँ, हम लोग एक बयान कुछ आ गया था और आज पता चला है कि
उन्होंने एडवाइजर पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा है, सिद्धू साहब और उनके बीच में है, न हमने बनाया न हमने इस्तीफा मांगा, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब कैप्टन साहब के घर 58 विधायक जुटे थे तो बहुमत उनके पास है, क्या आपको लगता है कि उनको बदलने की जरूरत है जिस तरह की मांग वहां से निकलने के बाद लोगों ने की थी? देखिए, किसने क्या मांग की, कहाँ कौन किसके घर खाने जुटे, मैं वो संख्या गिनने के लिए नहीं गया हूँ। हमने कोई हेड काउंट नहीं करवाया है, कांग्रेस हेड काउंट पर नहीं जाती। लेकिन सर कौन रहेगा चीफ मिनिस्टर? वही रहेंगे बने? चीफ मिनिस्टर है ना आज के दिन, कौन है चीफ मिनिस्टर? कब तक रहेंगे, वही तो सवाल है। तो रोज रोज हर पल हर घंटे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं कि कौन चीफ मिनिस्टर रहेगा नहीं रहेगा। और सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। हम कौन होते हैं कांग्रेस को सलाह देने वाले, जब वो खुद ही एक सुसाइड मिशन पे निकले हुए हैं। पूरे भारत में ही नहीं, पंजाब में ही नहीं, पूरे भारत में, बल्कि कांग्रेस पार्टी खुद ही अपना पतन करना चाहती है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड, जिस पे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अब उनके कोई एडवाइज़र सिद्धू साहब ने प्रधान बनते ही अपॉइंट करे, जो उनके ओर से बयान भी देते हैं, विचार विमर्श भी करते हैं, नीति भी बनाते हैं सिद्धू साहब के लिए। अब वो कुछ उल जलूल बयान भारत की प्रभुता और अखंडता के खिलाफ उन्होंने दिए। और अरुण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अरुण, देखिए अब जो आला कमान है उसकी ओर से अब इस पूरे मसले पर क्या कहा जा रहा है? कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है या फिर कोई फॉर्मूला सुलझाया गया है? देखिए, आला कमान को अव्वल दर्जे तो समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे राज्यों में जहां पूर्ण बहुमत की सरकार थी उनकी, वहां पर इस तरह का नाटक क्यों हो रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करें, 67 सीटें दी थी और इसको ये माना गया था कि ये इतिहास की सबसे बड़ी जीत है उस राज्य में कांग्रेस की। लेकिन वहां 2 साल गुजरते गुजरते ही, 2.5 साल होते होते ही वहां पर ऐसा क्राइसिस हो गया कि लग रहा है कि सरकार रहेगी कि जाएगी। टीएस सिंहदेव के समर्थक ज्यादा हैं, भूपेश बघेल के ज्यादा हैं। 6 महीने और 8 महीने पहले अगर आप किसी से बात करें, चाहे वो विपक्ष का नेता हो चाहे कांग्रेस का हो, वो कहता था कि एक सरकार जो है वो रिपीट हो सकती है, वो है पंजाब की सरकार। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से किसान आंदोलन और कृषि बिलों के लेकर के रुख अख्तियार किया था, ज्यादातर आबादी किसानों की है और ज्यादातर वोटर भी किसान है और वो कांग्रेस और अमरिंदर सिंह से खुश हैं और वहां सरकार रिपीट हो सकती है। आज आलम यह है कि किसी से बात करेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि वहां सरकार लौटती दिख रही है। हर दिन सरफटुअल है और ये कम नहीं हो रही है। सिद्धू को अध्यक्ष बना देने के बाद से ही लगातार बढ़ रही है। तो 2 राज्य तो ऐसे हैं कांग्रेस के पास जहां उनकी सरकार आराम से चल रही थी, लेकिन ये पार्टी के जो लोग भी सर्वे सर्वा हैं या उन राज्यों के जो प्रभारी हैं या जो लोग ये काम देख रहे हैं, उनके और स्थानीय और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में जो पुल का काम करते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लाके चौराहे पर खड़ा किया है। आज वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि केंद्रीय नेतृत्व से स्पष्ट कोई नीति, कोई निर्देश, कोई आदेश वहां तक या तो पहुंच नहीं रहा या जमीनी लोगों की बातें नेतृत्व तक नहीं पहुंच रही हैं। अगर राहुल गांधी के साथ 200 नेताओं की मुलाकात हुई थी पंजाब के, उसके बाद उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला था, उसके बावजूद आज खटपट क्यों है? तो कांग्रेस पार्टी से स्थिति नियंत्रण में न तो छत्तीसगढ़ की आ रही है, न पंजाब की आ रही है और न ही राजस्थान की आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं और सचिन पायलट भी थोड़ा चुप्पी साधे हुए हैं, वरना वहां भी कुछ महीने पहले यही हाल था। तो कांग्रेस की 3 सरकारें जहां हैं, तीनों जगह सिर फुटुअल है, तीनों जगह एक दूसरे में गुटबाजी है और तीनों जगह यानी कि यहाँ खुद कांग्रेस के लिए अब और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से राजस्थान का हाल हमने देखा, पंजाब का घमासान हम देख रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी ये घमासान शुरू हो गया। यानी कि चुनौतियां आप कांग्रेस पार्टी के लिए ही बढ़ती जा रही। बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला से कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल का ये वीडियो कल का बताया जा रहा है, जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर निकले थे। डालता रहता है, मजाक बना रखी है, पकड़ी चल मजाक बना रखी है। और ये वीडियो आपने देखा जो अब लगातार वायरल हो रहा है। कांग्रेस के एक विधायक है, उनका ये वीडियो है। वहीं गोविंद राम मेघवाल ने वायरल वीडियो को बीजेपी की साजिश बताया। राम जी, ये महंगाई और किसान का आंदोलन, जीएसटी, आर्थिक
व्यवस्था आपने चौपट की है। 3-4 कारण तो ये है। 5वां कारण है कि आपने अपने क्षेत्र की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है 12 साल के अंदर। और उससे अगला कारण ये है कि जो जिस तरह का आप लोग षड्यंत्र कर रहे हो, मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि अगली बार पार्लियामेंट के चुनाव में आपकी जमानत को नहीं बचने देंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक लड़के को भेज देंगे, फर्जी वीडियो बनवाएंगे, उकसाएंगे, फिर ये वायरल कराएंगे। और भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। भवानी, जो वीडियो हमने देखा उसमें गाली गलौज करते हुए ये राजस्थान के विधायक हैं, इस पर राजस्थान कांग्रेस का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आई है? देखिए शिवानी, कांग्रेस की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो वीडियो में जो भाषा इस्तेमाल की गई है काफी आपत्तिजनक भाषा है, क्योंकि एक विधायक को लोग, जनता, वो जनप्रतिनिधि है, लोग फॉलो करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए आदर्श होते हैं, तो उनकी जिस तरीके की लैंग्वेज है वो अपना आप में सवाल खड़े करती है। फिर उन्होंने जो सफाई दी है, उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पर। बीजेपी ने मांग की है कि कांग्रेस ने मांग की है कि गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ कार्रवाई करे, पार्टी उनको सस्पेंड करे, एक्शन ले, नहीं तो बीजेपी उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगी। उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि गोविंद राम मेघवाल ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया और यानी कि यहाँ पर भी अब जो वायरल वीडियो हमने देखा, एक आपत्तिजनक जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे थे वो बेहद शर्मनाक है। और राजस्थान का थार रेगिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला रेगिस्तान है। पानी की भारी कमी और पर्यावरण की मौजूदा स्थिति के बावजूद ये रेगिस्तान बेहद विशाल सभ्यता के इतिहास का गवाह है और पानी इसका अभिन्न अंग रहा है। ये रेगिस्तान शायद जल संरक्षण का सबसे अनूठा उदाहरण माना जा सकता है और यही हमें पानी के साथ हमारे रिश्तों के बारे में एक बार फिर से सोचने के लिए प्रेरित करता है। देखिए मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। I am Neeraj and I run this business called Heritage Water Walks. I conduct water-based cultural tours at Nahargarh Fort, Amer Palace and Ramgarh Dam. It is basically the whole tour that I have designed is about showcasing the culture of water in Rajasthan, or rather you can say that the culture or the traditions of Rajasthan have been deeply influenced by water or lack thereof it. There are 25 deserts in the world, but this is the only desert, Thar, which is living desert. People have been living inside the desert for thousands of years. And how did they do it? We shift colonies, places and sell our houses if the moment the water level security goes down. But these people have been living over here and I am part of it. Our food, our traditions, belief, art, culture, architecture, history, everything has water in it. I think over a period of time we have realized the value of heritage and increasingly we are becoming more conscious about it. People are identifying these heritage resources which are spread across the country. We have millions of these pieces around our cities and towns and villages. The tank behind me is Rang De Basanti Baoli because Amir Khan shot his movie over here and that's why it has become famous. The water is secured from the forest outside and it's stored in this tank. The purpose of this tank was to provide water for the army standing in the fort. Our ancestors made this place livable, completely desert, vanished place, beautiful and culturally rich. So what I think coming from Rajasthan is that, the scarcity is more in my mind than in the physical. And you can change that scarcity into abundance if you apply your head to it. स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर दिल्ली में स्कूल खोलने पर फैसला ले लिया गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फैसला लिया है जहां पर 1 तारीख से चरणबद्ध तरीके से अब स्कूल खोले जाएंगे क्योंकि कोरोना के केस धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं और डीडीएमए की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब स्कूल खोलने का चरणबद्ध तरीके से दिल्ली में फैसला लिया गया है क्योंकि कोरोना के केस में अब अंतर आता हुआ दिखा है। 1 सितंबर से 9 से 12 तक के स्कूल खोलेंगे, वहीं 8 सितंबर से 6 से 8 तक के स्कूल खोलेंगे। यानी कि छात्र जो पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब उनके स्कूल खुले जाएंगे और अब डीडीएमए की मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया है कि 1 तारीख से 8 सितंबर से 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे। यानी कि अब छात्रों के लिए राहत की बात है क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ाई में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब स्कूल्स खोले जाएंगे लेकिन जरूरी होगा कि कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जाए।
दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, साफ तौर पर डीडीएमए की आज मीटिंग थी। इस मीटिंग में निकल जाता है कि जो दिल्ली में स्कूल काफी लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं कि उनको दोबारा खोल देना चाहिए। इसके लिए कुछ दिनों पहले डीडीएमए ने एक कमेटी भी बनाई थी, जिस कमेटी का ये काम था कि वो पेरेंट्स से, टीचर्स से और तमाम लोगों से ये जानकारी ले कि क्या स्कूल अब खोल देने चाहिए। ऐसी स्थिति बन रही है और इन तमाम सर्वे के बाद अब इस निर्णय पर पहुंचा है डीडीएमए कि अब दिल्ली में स्कूल खोल देने चाहिए। और ये बात निकल कर आ रही है कि डीडीएमए ने इस पर फैसला ले लिया गया है, जिस पर थोड़ी देर बाद दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और वो तमाम घोषणाएं करेंगे कि किस तरीके से ये खोले जाएंगे। जिस तरीके की बात पहले बताई गई थी कि एक चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा, कुछ उसी तरीके से ये खबर निकल के आ रही है कि पहले जो 1 सितंबर है उसमें 9वीं से 12वीं तक के लिए खोला जाएगा, उसके बाद 8 सितंबर से 6वीं से 9वीं तक के लिए खोला जाएगा। हालांकि छोटे बच्चों के लिए अभी स्कूल खोलने की तैयारी नहीं है, हालांकि सरकार उस पर भी जल्द ही फैसला ले लेगी। लेकिन फिलहाल ये जो 2 तारीखें आई हैं, इन 2 तारीखों में 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया जाएगा। जी दीपक, और गाइडलाइंस क्या जारी की गई हैं? गाइडलाइंस के बारे में अगर बताएं तो अभी कुछ दिनों पहले 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए थे। उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल की तैयारी करना चाहता है या अपने सब्जेक्ट के बारे में टीचर से जानना चाहता है तो वो स्कूल आ सकता है। तो वो बच्चे फिलहाल स्कूल आ भी रहे थे। तो इस दौरान काफी सारी तैयारियां पहले से स्कूलों ने कर ली थी, सैनिटाइजेशन का काम हो गया था, मार्किंग कर ली। जी दीपक, यानी कि गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा जो भी